औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान गफ़ूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड फोरम। इससे इससे पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि लोड क्या होता है, उसकी टाइप्स की क्या क्या टाइप्स हैं, पावर फैक्टर को डिफ़ाइन किया था, फिर उसके बाद पावर फैक्टर ट्रायंगल को डिफ़ाइन किया था और उससे पावर फैक्टर ट्रायंगल से पावर फैक्टर को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि काजेज़, लो पावर फैक्टर के काजेज़ क्या क्या होते हैं और फिर पावर फैक्टर अगर लो है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैलकुलेशन देखी थी और एपीएफसी पैनल और उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने देखा था कि कौन कौन से कंपोनेंट उसके अंदर यूज़ होते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि हमने एक इंडस्ट्री की जो है वो एग्जांपल लेनी है और फिर उसके ज़रिए हमने जो है वो एपीएफसी जो पैनल है उसको हमने कंप्लीट जो है वो डिज़ाइन करना है विद कैलकुलेशंस। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज वी हैव एन इंडस्ट्रियल लोड ऑफ 100,000 kilowatt running at the 0.8 power factor lagging and rated voltage is 415 volt. The targeted power factor is 0.98. The load is connected 24 hours. Electricity charge is 200 Rs over kVA and 20 Rs पर किलोवाट। तो हमारे पास एक इंडस्ट्री है जिसका जो इंडक्टिव लोड है वो कितना है 1000 किलोवाट है और वो कितने पावर फैक्टर पे रन कर रहा है 0.8 पावर फैक्टर के ऊपर क्या कर रहा है, लैगिंग के ऊपर वो रन कर रहा है और उसकी जो रेटेड वोल्टेज है 415 वोल्ट है और हमने जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है वो कितने पे तक लेके जाना है, उसको 0.98 तक लेके जाना है उसको। और जो लोड है उसकी नेचर ये है कि वो 24 आवर्स जो है वो कनेक्टेड हो रहेगा और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो चार्ज है पर केवीए वो 200 है और जो पर किलोवाट है वो कितना है 20 है। हमने क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले हमने साइज़ ऑफ कैपेसिटर बैंक कैलकुलेट करना है और जितनी भी चीज़ें उसके अंदर यूज़ हो रही हैं, मैग्नेटिक कंडक्टर्स, एमसीसीबीज़ और फ्यूजेज़ और केबल्स, जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उन सब के हमने क्या करने हैं, साइज़ निकालने हैं। फिर उसके बाद हमने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि सेविंग, हमने एनुअल सेविंग इन बिल्स कि बिल के अंदर एनुअल सेविंग क्या होगी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, पे बैक पीरियड फाइंड करना है कैपेसिटर बैंक के लिए कि जो हमने कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटर बैंक के ऊपर, तो वो पावर फैक्टर इम्प्रूव होने की वजह से कितने साल में वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने देखना है कि साइज़ ऑफ डिस्चार्ज रजिस्टर फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आपको पता है कि कैपेसिटर को जब डिस्चार्ज होते हैं तो वो रजिस्टर्स के थ्रू क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। तो हमने उस रजिस्टर की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्चार्ज रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो गिवन है वो क्या है, डिस्चार्ज रेट ऑफ कैपेसिटर इज़ 50 वोल्ट इन लेस देन 1 मिनट कि 1 मिनट तक जो है वो कितना हो जाएगी, उसकी जो वोल्टेज होगी वो कैपेसिटर की कितनी रह जाएगी, 50 वोल्ट। और हमने उसका साइज फाइंड करना है डिस्चार्ज रजिस्टर का। फिर उसके बाद हमने देखना है कि कैपेसिटर के जो केवीआर रेटिंग है उसके ऊपर अगर हम जो फ्रीक्वेंसी को कम कर लें, 40 हर्ट्ज रख लें और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 415 से 400 कर लें, तो जो केवीआर रेटिंग है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। फिर उसके बाद जो कैपेसिटर बैंक का हमारा कौन सा होगा, डेल्टा कनेक्टेड होगा, यानी जो कैपेसिटर्स होंगे उसमें वो क्या होंगे, डेल्टा कनेक्टेड होंगे। और वो कैपेसिटर कास्ट जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 120 Rs पर केवीआर, यानी एक केवीआर जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 120। ये कोई भी सपोज वैल्यूज हमने ली हुई हैं। और एनुअल डिप्रेसिएशन कास्ट ऑफ कैपेसिटर इज 12%। तो इंटरेस्ट और डिप्रेसिएशन जो कास्ट है वो कितनी है, 12% हमने रखी हुई है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर बैंक का साइज़ क्या होगा। तो टोटल जो लोड होगा, टोटल लोड है किलोवाट में, वो कितना है, 1000 किलोवाट है। फिर उसके बाद जो है वो ओल्ड पावर फैक्टर जो है, या ओल्ड पावर फैक्टर जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट से पहले होगा वो क्या है, काज थीटा 1 कितना है, 0.8 है। और न्यू पावर फैक्टर जिस पे हमने उसको जो है वो इम्प्रूव करके लेके जाना है तो वो काज थीटा 2 कितना दिया हुआ है, 0.98 दिया हुआ है।
तो अब हम लोड के वी ए फाइंड करते हैं ओल्ड के पावर फैक्टर इंप्रूव करने से पहले कितने के वी ए हम यूज़ कर रहे हैं, यानी 1000 किलो वाट अगर लोड दिया हुआ है तो के वी ए कितनी यूज़ हो रही हैं। तो किलो वाट ओवर पावर फैक्टर करेंगे, किलो वाट 1000 किलो वाट डिवाइडेड बाई 0.8 करेंगे तो 1250 के वी ए हमारी यूज़ हो रही हैं। तो टोटल लोड के वी ए न्यू, जब हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर लेंगे तो कितनी के वी ए की ज़रूरत पड़ेगी हमें, वो देखते हैं। 1000 किलो वाट डिवाइडेड बाई 0.9 करेंगे तो ये 1020 के वी ए जो है वो हमें क्या होंगी, रिक्वायर्ड होंगी। ये चीज़ें हमने कैलकुलेट यहाँ पे कर ली हैं, आगे भी इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो अब हमने जो फार्मूला जो लीडिंग के वी आर के लिए जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो ये था कि किलो वाट इंटू टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। अब हमने टेन थीटा वन और टेन थीटा टू की वैल्यूज़ निकाल ली हैं और यहाँ पे पुट करनी है, और किलो वाट हमारे पास कितना गिवन है, 1000 गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके हमें लीडिंग के वी आर या साइज़ ऑफ कैपेसिटर बैंक हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पावर फैक्टर ओल्ड जो है वो कितना है, काज थीटा 1.8, यहाँ से थीटा वन निकालें तो ये क्या हो जाएगा, काज दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा 0.8, थीटा वन 36.869, ये थीटा वन आ जाएगा डिग्री में। इसी तरह पावर फैक्टर न्यू कितना है, काज थीटा टू इज इक्वल टू 0.98, और थीटा टू यहाँ से निकालेंगे तो काज दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा और 0.98 आ जाएगा, और थीटा टू क्या आ जाएगा हमारे पास 11.478। अब ये जो थीटा वन और थीटा टू की वैल्यूज़ हैं इक्वेशन वन में, और किलो वाट 1000 ये इक्वेशन नंबर वन में सारी हम पुट करते हैं। तो टोटल लोड के वी आर कितना हो जाएगा, 1000 किलो वाट इंटू 10 थीटा वन कितना था 36.869 माइनस 10 11.478। तो 10 की ये वैल्यूज़ यहाँ पे निकालेंगे जब, तो ये कैलकुलेटर के ज़रिए निकालेंगे तो ये आ जाएंगी। तो हमारे पास जो फैक्टर है वो कितना आ जाएगा 0.55, यानी जब हम 0.8 से 0.98 तक जो है वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं तो हमेशा हम किलो वाट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.55 के जो फैक्टर है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 को जब 0.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लोड के वी आर है वो कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा, 550 के वी आर आ जाएगा। तो इसका यही हमारा जो के वी आर की वैल्यू आई है 550 के वी आर, यही हमारा क्या होगा, साइज ऑफ कैपेसिटर बैंक हो जाएगा। अब ये जो फैक्टर है डिफरेंट, सपोज आप 0.7 से 0.95 तक इम्प्रूव कर रहे हैं तो ये फैक्टर सब के लिए क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। इसके लिए हमारे पास एक जो है वो टेबल है, वो हम टेबल देख सकते हैं। ये टेबल है हमारे पास कि सपोज ये 0.8 से हमने यहाँ पे 0.975 तक हमने अगर इम्प्रूव करना है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.52 आ जाएगा। इसी तरह से 0.8 से अगर हमने इम्प्रूव करना है 0.95 तक तो ये 0.42 आ जाएगा। इसी तरह से 0.8 से ये सपोज 0.82 से हमने यहाँ तक करना है तो 0.37 आ जाएगा। 0.88 अगर हमारा रनिंग पावर फैक्टर है और उसको हमने 0.95 तक करना है तो 0.21 से हम उसको क्या करेंगे, किलो वाट को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये सारे जितने भी पावर फैक्टर्स हैं उनके लिए ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, और ये यहाँ पे काज और टेन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। ये हम उस फार्मूले में पुट करके ये वाला जो फैक्टर है ये हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हमारा साइज़ आ गया कैपेसिटर बैंक का। टोटल जो साइज़ है 550 के वी आर हमारा क्या होगा, कैपेसिटर बैंक का साइज़ होगा। लेकिन हमने क्या करना है कि ये 550 के वी आर हमें कब ज़रूरत पड़ेगा, कि जब हमारे पास टोटल लोड जो है वो 1000 किलो वाट क्या हो रहा है, चल रहा होगा, तो हमें 550 के वी आर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्या होगा कि हमने इसको छोटे छोटे जो है स्टेप्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि सिस्टम को जितने लीडिंग के वी आर की ज़रूरत पड़ेगी तो पावर फैक्टर कंट्रोलर क्या करेगा, उतने ही साइज़ का कैपेसिटर बैंक जो है वो कैपेसिटर को जो है वो क्या कर लेगा, ऑन कर लेगा, और वो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो है 550 के वी आर है तो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि मैं स्टेप्स बना रहा हूँ, 25 के वी आर के 2 स्टेप्स बना रहा हूँ और 50 के वी आर के जो है वो 10 स्टेप्स क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ।
यानी जो एक कैपेसिटर होता है 25 kVAr का, वो क्या होगा, 3 फेज़ होगा, 3 फेज़ कैपेसिटर। और ये इसके अंदर जो 3 कैपेसिटर लगे होंगे वो आपस में क्या होंगे, डेल्टा कनेक्टेड होंगे। इसी तरह से 50 kVAr का जो कैपेसिटर होगा उसके अंदर 3 कैपेसिटर होंगे, लेकिन वो कैपेसिटर आपस में क्या होंगे, डेल्टा कनेक्टेड होंगे। लेकिन बाहर यूनिट जो है वो क्या होगा, 25 kVAr का एक यूनिट होगा और 50 kVAr का बाहर से एक यूनिट होगा, और उसमें 3 केबलें जाके लगेंगी। अब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास कितने हो गए, 10 + 2 कितने हो गए, 12 स्टेप्स हो गए। तो इसका मतलब है कि हमें जो PFI कंट्रोल रिले जो है या PFI कंट्रोलर जो चाहिए होगा वो 12 स्टेप का चाहिए होगा। ये हमारे पास 12 स्टेप में भी आता है, 8 स्टेप में भी आता है और 6 स्टेप्स में भी आता है। अगर आपके नंबर ऑफ स्टेप्स अगर 12 से ज़्यादा हैं तो उसके लिए जो है वो आप जो है वो कंट्रोल रिले यूज़ करके आप उसके नंबर ऑफ स्टेप्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये जो स्टेप्स हैं ये डिपेंड करते हैं आपके नेचर ऑफ लोड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि आपका लोड जो है वो किस तरह का है, कितने साइज़ की जो आपकी मोटर्स हैं वो लगी हुई हैं, उनके हिसाब से भी आप इनकी क्या कर सकते हैं, स्टेपिंग कर सकते हैं। यानी 12.5 kVAr का स्टेप भी आप कर सकते हैं, यानी 1 kVAr से लेके जो है 150 kVAr तक आप कोई भी स्टेप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 100 kVAr का स्टेप भी बना सकते हैं, 150 का भी बना सकते हैं, 25 का भी बना सकते हैं, 12.5 का भी। लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं फील्ड में वो ज़्यादातर जो स्टेप्स होते हैं वो 25 kVAr और 50 के होते हैं। और कुछ जो अगर बड़े जो रेटिंग है अगर, तो वहाँ पे जो है वो 100 kVAr का स्टेप भी क्या होता है, यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो 25, 50 और जो 100 kVAr का जो कैपेसिटर्स हैं उनके लिए हम जो है वो चार्जिंग करंट भी निकालेंगे, उनकी कैपेसिटेंस भी निकालेंगे, सारी कैलकुलेशन इनके लिए हम तीनों के लिए हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो रिएक्टिव पावर होती है 3 फेज़ में, QC = √3 VI sin थीटा के बराबर होती है। अब थीटा कितना होता है, चूँकि जो है 90 डिग्री होता है वोल्टेज और आई साइन थीटा के दरमियान, जो आई के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, इंडक्टिव लोड की सूरत में 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास जो IC जो चार्जिंग करंट है वो कितना आ जाएगा, QC / √3 V sin थीटा। अब QC हमने कितना निकाला है, 550 kVAr हमने निकाला है, हमने टोटल चार्जिंग करंट निकालना है। तो यही जो चार्जिंग करंट निकालेंगे इसी से हम जो है वो कैपेसिटर के साइज़ जो फ्यूज़ेस हैं उनके साइज़ भी निकालेंगे, इसी से हमने केबल का साइज़ भी निकालना है, इसी से हमने जो है वो MCCB या MCCB जो हैं उनके साइज़ भी हमने निकालने हैं। तो टोटल चार्जिंग करंट होगा IC, जब यहाँ पे वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 766 एम्प्स जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्जिंग करंट आएगा। अब चार्जिंग करंट हमने, ये तो टोटल चार्जिंग करंट आ गया। जब पूरा आपका जो पावर फैक्टर बैंक है वो ऑन होगा तो ये इतना करंट फ्लो कर रहा होगा, लीडिंग करंट फ्लो कर रहा होगा या चार्जिंग करंट फ्लो कर रहा होगा। अब हमने चूँकि स्टेप्स जो बनाए हैं वो 25 kVAr का बनाया, हमने 50 का बनाया है और 100 का भी हम चेक करेंगे कि कितना इसका चार्जिंग करंट होगा। अब चार्जिंग करंट हम 25 kVAr का जो कैपेसिटर है उसके लिए निकालेंगे तो IC = QC / √3 V होता है। तो QC कितना है, 25 kVAr / √3, ये कितना आ जाएगा कि 34.78 एम्प्स। यानी जो 25 kVAr का जो कैपेसिटर है वो कितना करंट लेगा, 34.78 एम्प्स जो है वो लीडिंग करंट लेगा। अब इसकी कैपेसिटेंस अगर हम निकालना चाहें तो कैपेसिटेंस के लिए जो फार्मूला होता है वो IC / XC के बराबर होता है, IC / XC या XC हमारे पास किसके बराबर होता है, 2πfV के बराबर होता है। हमारे पास XC किसके बराबर होता है, 2πfV के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे वैल्यूज़ आप पुट करें तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की 266 माइक्रोफैरड होगी। किसकी, ये जो 25 kVAr का जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस होगी ये होगी हमारे पास। फिर इसी तरह से हम फिर इसी तरह से 50 kVAr के लिए जो है हमने चार्जिंग करंट निकालना है। तो 50 kVAr के लिए IC हो जाएगा 50 kVAr / √3 × 415।
तो आईसी कितना आ जाएगा 69.56 एम्प्स, यानी जो 50 kVAR का जो कैपेसिटर है वो कितना करंट लेगा 69.56 एम्पेयर करंट लेगा। और इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आईसी ओवर एक्सी, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो 583 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर होगा। इसी तरह से चार्जिंग करंट फॉर 100 kVAR कैपेसिटर, तो ये यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 139.12 एम्प्स। तो और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितनी आ जाएगी 1066 माइक्रो फैरेड आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो कैपेसिटर बैंक है इसमें कंपोनेंट्स किस तरह लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं, ये हम देखते हैं। एक हमारे पास ये एक लेआउट है। तो सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास जो मेन जो इनकमिंग जो बस बार्स होती हैं वहाँ पे हमारे पास जो है वो ये रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल ये आ रही होती हैं, और वहाँ से हमने क्या करना है कहती हैं एक आगे MCCB को यूज़ करना है या ACB को यूज़ करना है, जो भी आपकी करंट की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से एक मेन ब्रेकर आपने लगाना है। वो MCCB भी हो सकता है और ACB भी हो सकता है। अब इस मेन ब्रेकर के आगे जो है वो इसकी जो है वो बस बार्स होंगी, जहाँ से आपने जो है वो कैपेसिटर को जो है वो फीड करना है, कैपेसिटर को जो है वो सप्लाई देनी है। तो वहाँ से फिर क्या होगा, लेकिन कैपेसिटर तक ले जाने से पहले हमने क्या केबल्स में क्या करना है, हमने सबसे पहले MCB या HRC फ्यूज़ या MCCB लगाना है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक कंडक्टर लगाना है, और फिर उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे एक इंडक्टर लगाना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा कैपेसिटर, एक 3 फेज़ कैपेसिटर हमने। तो ये यहाँ पे जो लेआउट दिया हुआ है ये 3 स्टेप्स का दिया हुआ है, 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। एक वो 25 kVAR के भी हो सकते हैं, 100 के भी हो सकते हैं, या 50 kVAR के भी हो सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमने जो है वो CT हमने यूज़ करनी है। CT हमने यूज़ करनी है जो मेन आपका इनकमिंग टोटल करंट होगा, जितना टोटल करंट आ रहा होगा उस हिसाब से हमने उस CT को लगाना है। सपोज आपका मेन ब्रेकर जो है वो आपका इनकमिंग का 1250 एम्पेयर का है, तो CT भी आपकी कितनी होगी 1250 एम्पेयर, 1250/5 की जो है वो क्या होगी CT होगी। और ये किसी एक फेज़ के ऊपर लगा के आपने क्या कर देना है, इसको रिले को देना है, और रिले इसी से जो है वो करंट की वैल्यू लेगी। और फिर यहाँ से आपने क्या करना है, एक कंट्रोल फ्यूज़ या कंट्रोल जो है वो ब्रेकर के ज़रिए आपने इसको जो है वो लाइन 1 और फिर लाइन 2 और फिर लाइन 1 और लाइन 2 आपने दे देनी है आपने इसको। फिर उसके बाद ये इसके स्टेप्स होते हैं, ये 3 स्टेप्स रिले है, तो इसके जो है वो तकरीबन जो है वो 12 तक स्टेप्स होते हैं। हमारा चूँकि 12 स्टेप्स है तो इस तरह से 1 2 3 4 से कितने तक 12 स्टेप्स तक होंगी। और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेप्स होंगे 12 स्टेप्स होंगे, 12 कैपेसिटर हमारे पास लगे होंगे। और इसी तरह से 12 मैग्नेटिक कंडक्टर लगे होंगे, 12 MCB या MCCBs या HRC फ्यूज़ लगे होंगे। और ये एक स्विच होता है यहाँ पे, तो इसने 3 स्विच दिखाए हुए हैं लेकिन एक ही स्विच लगा होता है ऑटो मैनुअल का स्विच। कि सपोज आप जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, आप कैपेसिटर्स को चेक करना चाह रहे हैं, मैनुअली चेक करना चाह रहे हैं, तो आप इस ऑटो मैनुअल स्विच को क्या करेंगे मैनुअल पे करेंगे, और आपने फिर उसको जो है वो पुश बटन के ज़रिए ऑन पुश बटन के ज़रिए आप किसी भी कैपेसिटर को लगा सकते हैं, किसी भी को भी बंद कर सकते हैं आप उसको मैनुअली। तो जब ये ऑटो पे होगा तो ये जो पावर फैक्टर रिले है, ये जो रिले है यही सेंस करेगी पावर फैक्टर को, और उसी हिसाब से ये जो मैग्नेटिक कंडक्टर्स हैं ये डायरेक्ट ये जो कंटैक्ट्स आए हुए हैं ये यहाँ से मैग्नेटिक कंडक्टर की जो कॉइल है उसको ये यहाँ से इसको सप्लाई देता है। जो ही ये कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे तो इसको सप्लाई मिलेगी, और यहाँ से ये मेन कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देगा, और ये कैपेसिटर जो है वो सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा, सिस्टम के अंदर जो है वो आ जाएगा। और जब ये देखेगा कि पावर फैक्टर जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको क्या कर देगी ओपन कर देगी, और यहाँ से ये इसके मेन कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे ओपन हो जाएंगे। ये जो बेसिकली ये जो कंटैक्टर्स हैं ये ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हम ऑटो स्विचिंग करवा सकते हैं, ऑन भी करवा सकें और ऑफ़ भी करवा सकें। और फिर यहाँ पे इसके अलावा जो है वो ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन भी लगे होते हैं, और फिर पैनल के ऊपर जो है वो लाइट्स भी लगी होती हैं, ऑन की लाइट्स लगी होती हैं, ताकि इन केस आप
पैनल के सामने खड़े हैं तो आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टेप्स इस वक्त ऑन है और कौन कौन से ऑफ हैं। तो ये जो मेन MCCB है सपोज ये इसलिए होता है कि अगर आपने कभी इस पूरे पावर फैक्टर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है, सिस्टम से डिस्कनेक्ट करके इसके ऊपर कोई रिपेयरिंग करनी है, कोई मेंटेनेंस करनी है, तो आप इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। आप इसको ट्रिप कर या ऑफ करके इसको जो है वो आगे क्या कर सकते हैं, इसके किसी भी हिस्से पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।